अब दिक्कत बहन जी के साथ ये है कि बहन जी ब्राह्मणों के वोट लेना चाहती हैं और एक तरह से स्थितियां 2007 जैसी अनुकूल नहीं हैं। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए डीएनएन हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आज की बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, लेकिन इस बार उनका हमला कांग्रेस भाजपा पे नहीं, सपा भाजपा पे हुआ है और 3 लगातार ट्वीट करके उन्होंने सपा भाजपा को एक ही लाठी से हाँक दिया है। क्या कुछ लिखा है ट्वीट में, और साथ में करेंगे छोटा सा विश्लेषण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीधी भिड़ंत होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो सपा और बसपा की होगी। क्योंकि ये मान के चलें कि जिस तरह का माहौल यूपी में है, वहाँ थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ सकता है भाजपा को। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि आखिरी के कुछ महीनों में वो कुछ तिकड़म ऐसा भिड़ाते हैं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास है मीडिया और ये दोनों पार्टी मीडिया को इतनी तवज्जो नहीं देती, खासतौर से बसपा। कहती हैं बहन जी, सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों और दलितों को चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया था, तो अब वैसे ही वर्तमान भाजपा सरकार में इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न हो रहा है। इनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो कि अति दुखद है। बिल्कुल सही, इस तरह का जो उठाया है मामला बसपा सुप्रीमो ने, वो सही है। क्योंकि जब से आप देखेंगे नागरिकता कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद लगातार उनके घरों तक की भी कुर्की कर ली गई और जो नुकसान हुआ उसको भी मुसलमानों से जबरन वसूला गया गैर कानूनी तरह से, क्योंकि कोई भी साक्ष्य इस तरह के नहीं थे कि किसने क्या नुकसान किया, और दोनों तरफ से ही इस तरह के नुकसान हो रहे थे। साथ ही बहन जी ने कहा कि जैसे ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुन के उत्पीड़न किया गया था, वैसे ही भाजपा सरकार में भी तो बहन जी ने सीधे दोनों को घेर लिया है एक ही बार में। और समाजवादी पार्टी में जैसे ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न हुआ था, वैसे ही भाजपा सरकार में इनके साथ साथ मुसलमानों का तो काफी, एक ट्वीट में काफी ज्यादा हमले हो गए सपा पे, भाजपा पे, और राजनीति काफी सधती हुई नजर आती है। क्योंकि यही सबसे बड़ा पेच है कि आप ब्राह्मणों के वोट लेना चाहते हो तो दलितों के कैसे लोगे, और यदि आप दलितों और ब्राह्मणों के वोट लेना चाहते हो तो मुसलमानों के वोट कैसे लोगे। तो बहन जी ने एक तालमेल बिठाया है और यही सबसे पेचीदा तालमेल है। इसमें एक पिछड़ा वर्ग का मामला भी है कि पिछड़े वर्ग के वोट कहाँ जाएंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर आप हिंदू विरोधी नहीं है तो आपको पिछड़े वर्ग के वोट मिले, क्योंकि भाजपा इसी टेक्निक पे काम कर रही है। किसी तरह से ओबीसी को यह एहसास दिलाया जाए कि तुम ओबीसी नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई शोषण भेदभाव नहीं होता, तुम हो हिंदू और इसलिए तुमको वोट करना चाहिए भाजपा को। आगे कहती हैं वो कि साथ ही जिस प्रकार से सपा सरकार में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इनके महान संतों और गुरुओं की मूर्ति तोड़ी गई थी और उनके नाम पर रखे जिलों और संस्थानों के नाम बदल दिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान भाजपा सरकार चल रही है। तो आपको याद होगा जब सपा सरकार आई थी बसपा की सरकार के बाद, तो काफी ज्यादा एग्रेसिव थे अखिलेश यादव भी। उन्होंने तो यहां तक भी कहा था कि इन स्मारकों को, जो भी स्मारक हैं, इनको तोड़वा दिया जाएगा, और कुछ स्मारकों पे हमले भी हुए थे और वो उसमें सपा कार्यकर्ताओं के लिप्त होने की बात निकल के आई थी। और जो जिले थे, जैसे ही बहन जी ने उनके नाम रखे थे महापुरुषों पे, कुछ जिलों के नाम के साथ भी छेड़खानी हुई थी, संस्थानों के नाम भी बदले थे। तो बहन जी वो पुराना समय याद दिला रही हैं अपने वोटरों को, जो कि गठबंधन से पहले था। गठबंधन में तो बड़ा तालमेल और सामंजस्य की बात थी और फिर सामाजिक भाईचारे की बात थी, लेकिन अब बहन जी के रुख फिर से तल्ख हो गए हैं। और कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि शायद चुनाव से पहले गठबंधन की संभावना बन जाए। कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा हो, मतलब ऐसा हो, उनके दिलो दिमाग में ये बात है। लेकिन बहन जी के जो आजकल के स्वर हैं वो तो नहीं कह सकते कम से कम उसके हिसाब से कि ऐसा कुछ होगा आने वाले समय में। और बहन जी कोशिश कर रही हैं किसी तरह से अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश कर लें और गठबंधन के एक तरह से हैंगओवर से जो उनका वोटर है वो भी बाहर निकले। साथ ही साथ उन्होंने बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं बनारस और जौनपुर में, जो बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई हैं, उन दोनों ही मामलों को निंदनीय बताया है। सरकार कदम उठाए, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बहन जी जो राजनीति कर रही हैं, उस राजनीति की जो पेचीदगी है, क्या उनका वोटर उस पेचीदगी से वाकिफ है, और जो कूटनीति का इस्तेमाल बहन जी करना चाह रही हैं कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पे, क्या उनका वोटर इतना मैच्योर है कि वो उस राजनीति को झेल पाएगा और समझ पाएगा।
साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए भी एक बहुत पेचीदा समीकरण बन सकता है आगे चल के, और वो ये है कि आप दो सवाल इसमें निकल के आते हैं कि क्या मायावती की राजनीति को उनका वोटर समझ रहा है, उनका समर्थक और वोटर मायावती की राजनीति को समझ पा रहा है। दूसरा सवाल कि क्या यादव पिछड़े और मुसलमान वोटरों में तालमेल बिठा पाएंगे। 2-2 मिनट इन पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल ट्वीट आपको दिखा देना काफी नहीं है जब तक विश्लेषण ना कर दूं और चीजों को आपके सामने साफ ना कर दूं। बहन जी लगातार ब्राह्मणों के अत्याचार उत्पीड़न के मामले उठा रही हैं, और आपको याद होगा जो पिछली सरकार आई थी उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की गई थी वो यही थी कि उसमें ब्राह्मणों को साथ लेके उनका कुछ प्रतिशत वोट बसपा के खाते में गया। और ब्राह्मणों का वोट एक महत्वपूर्ण वोट है, क्योंकि जो जातीय संरचना है उसमें अग्रणी है ब्राह्मण, और इसी वजह से उनका वोट जहां जाता है वो अपने साथ साथ कुछ वोट को और लेके जाते हैं, और वो एक हवा और दिशा तय करते हैं प्रदेश में कि क्या बयार बह रही है। ये पता लगता है कि कहाँ अगड़े वोट कर रहे हैं। हाँ, ये दुखद है लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। अब दिक्कत बहन जी के साथ ये है कि बहन जी ब्राह्मणों के वोट लेना चाहती हैं, और एक तरह से स्थितियां 2007 जैसी अनुकूल नहीं हैं। तब का दलित समाज बहुत महत्वाकांक्षी था, ऊर्जा से परिपूर्ण था। आज के समय में वो थोड़ा सा पस्त है, थक गया है, और बसपा के लगातार जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़के बसपा गलत काम कर देती है, क्योंकि उससे उनके वोटर का, ना केवल उस राज्य का बल्कि उत्तर प्रदेश के वोटर का मनोबल बहुत ज्यादा गिरता है, क्योंकि बसपा की लगातार हार कई राज्यों में देखी है, और प्रभारी और अध्यक्ष तो कहते हैं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये तो उनका रटा रटाया घिसा पिटा स्टेटमेंट हो गया जो वो बहन जी को खुश करने के लिए शायद देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। बसपा का तर्क है कि वो वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, पर एक विश्लेषक के तौर पे मैं आपको बता दूं कि क्या वोट का प्रतिशत बढ़ाएंगे। मसलन दिल्ली में चुनाव लड़के 1% भी वोट नहीं मिला और फजीहत कराई, पूरे समाज की थू थू कराई, और ये काम नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। आप सीट चुन लीजिए कि हमारी ये 5 सीट मजबूत हैं, सारे संसाधन और ताकत हम यहीं लगाएंगे। अब बिहार में भी बसपा सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मेरी सलाह माने या किसी और मुझसे भी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की सलाह माने तो ना करें ऐसी गलती, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बिहार बंगाल का चुनाव ना लड़ें, एक भ्रम बनाएं, एक भ्रम पैदा करें। अगर उनको जीतना है तो ये उनके लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कहेंगे कि हम पूर्ण बहुमत बनेंगे, बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, किंग मेकर बनने वाले हैं। तो ये राजनीति जो पेचीदी है जिसको बहन जी कर रही हैं, कि क्या उनकी पकड़ है, क्या उनके पास कम्युनिकेशन चैनल है कि वो अंदरूनी तौर पे अपने वोटर को समझा दें कि हमें ब्राह्मणों का साथ मिल रहा है, आप साथ बरकरार रखना। हालांकि खास बात यह है कि बहन जी का जो कोर वोटर है वो लगभग इंटैक्ट रहता है, और एएसपी के मैदान में होने से क्या कुछ होगा ये हम एक अलग से विश्लेषण करेंगे। वहीं अखिलेश यादव की समस्या को समझिए कि अखिलेश यादव राम मंदिर के बनने पे खुशी जाहिर करते हैं, लगातार हिंदू रीति रिवाज से पूजा करते हुए नजर आते हैं, पूजा करते हुए उनकी अपनी पद्धति है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। कभी कभी उनको लगता है कि जब उनका निवास स्थान को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया था तब उनको एहसास होता है कि क्या वो हिंदू हैं भी या नहीं हैं। सवाल तो आया था उनके दिमाग में, लेकिन बाबा साहब की बात करने के बावजूद भी वो डरते हैं कि कहीं वो ज्यादा रैशनल हो गए तो ऐसा तो नहीं कि उनका यादव वोट भी उनका साथ छोड़ दे या कुछ प्रतिशत इधर उधर चला जाए। क्यों? क्योंकि यादव पूरी तरह से 1% या थोड़ा बहुत अपवाद छोड़ दीजिए, पूरी तरह से हिंदूवादी व्यवस्था में रहते हैं। वही उनकी पद्धति है और वही उनकी एक विचारधारा है। ऐसे में अगर वो अखिलेश यादव पिछड़े वोट को, यादव वोट को रिझाने का प्रयास करते हैं और भाजपा से टक्कर लेते हैं हिंदुत्व के मामले में, तो मुसलमान वोटर जो है वो बड़ा घबरा जाता है और पशुपेश में आता है। लेकिन अखिलेश को फायदा इस बात का है कि मुसलमानों के पास विकल्प बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, कुछ प्रतिशत मुसलमान तो बसपा को वोट करता ही है, ये बात सही है, और वो प्रत्याशी के आधार पे भी होता है। मसलन आप देखेंगे कि देवबंद में बसपा को अच्छे खासे वोट मिले, वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाया सपा ने और कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस का वोट वहां मिलता है, लेकिन फिर भी हाजी फजलुर रहमान है वो जीत गए, सांसद बन गए। ऐसे ही मेरठ में भी आप देखेंगे कि मेरठ में जो मुसलमान वोट था
वो दलित वोट के साथ पड़ा है हाजी याकूब की तरफ। हालांकि वो कुछ प्रतिशत से चुनाव हार गए थे आखिरी समय में, लेकिन ये एग्जाम्पल हमारे सामने है कि मुसलमान वोट सारा ही सपा को पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे सपा उनकी पहली पसंद है ऐसा वो कहते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट में हमको भी यही सुनने को मिलता है आमतौर पे, और आने वाले समय में मैं और ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा, तब भी देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं, उनके दिल में क्या है। तो ये तालमेल अखिलेश को जो बिठाना है, एक तरफ वो यादव पिछड़ा वोटर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वहीं वो मुसलमान वोटरों को भी चाहते हैं रिझाना, तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है। और सपा और बसपा के सामने इसी तरह की दो एक बाइनरी है जिसकी लड़ाई है, जिससे निकल के जाना है उनको। और वहीं भाजपा जो है वो क्या करती है कि इन सारे समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए सारे के सारे हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है मुसलमानों के खिलाफ। इसमें दलित भी झांसे में आता है, पिछड़ा भी आता है, यादव भी आते हैं, और जो बाकी पिछड़ी की जातियां हैं वो सब भी झांसे में आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि जब गठबंधन हो गया था तब जाटों ने भी बड़े पैमाने पे गठबंधन को वोट नहीं किया, और अजीत सिंह की और उनके पुत्र की पूरी तरह से उनको मटिया मीट करने का काम किया उन लोगों ने। मुजफ्फरनगर और बागपत से दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए थे। तो ये था छोटा सा विश्लेषण। बहन जी ने 3 ट्वीट की हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप ही हैं जनता जनार्दन, आप ही बनाएंगे सरकार। आप देख रहे थे DNN हिंदी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कोरोना को झेल के हम लोग लौट चुके हैं और आपको लगातार रिपोर्ट्स मिलेंगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी पर गुणवत्ता वाली रिपोर्ट आपको मिलेंगी। ग्राउंड पे भी जाएंगे। सब्सक्राइब करिए, कमेंट का इंतजार है और कमेंट करिए, उसको पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, और एक ज्वाइन का बटन है नीचे नीले रंग का, उसको दबाइए, डेबिट कार्ड की डिटेल भरिए, मेंबर बनिए और हमारे काम का सहयोग करिए। धन्यवाद।